नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम करंट अफेयर के जो क्लासेस चल रही हैं लगातार चलती आ रही हैं और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम एक दो क्वेश्चन को पुराने भी लेते हैं ताकि अभी आने वाला यूपी आरओ का जो पेपर है उसके लिए भी आपके लिए कुछ फ़ायदा हो सके। अब आने वाले जनवरी महीने में बिहार पीसीएस होने वाला है, फिर उत्तराखंड पीसीएस होगा। तो कुछ क्वेश्चन को जानबूझकर मैं पीछे से ले रहा हूं ताकि आपके लिए वो फायदा हो सके। तो जल्द से आप लोग इसमें जुड़ जाएं और इसको शेयर भी करें वीडियो को। लोगों को अधिक से अधिक जोड़िए चैनल में ताकि ये और लोगों के लिए भी फायदा हो सके। अब यह यूपीएससी और यूपी पीसीएस जो अन्य राज्यों के यूपी पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, इनके साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी ये फायदा देगा। तो वो लोग भी इसमें जुड़ें अधिक से अधिक और चैनल में जुड़ें और कमेंट भी करते जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को आप शेयर दूसरे से करेंगे तो लोग धीरे धीरे इसमें लिंक बनता जाएगा, कारवा बनता जाएगा और फिर हम बढ़ते चलेंगे। तो हमारी टीम और हम मिल करके जो है कि इस क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं, देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है। अब उन्हीं चीज़ों को आपके सामने लेकर के हम आते हैं ताकि आपको उलझनों में न रहे, वही चीज़ें पढ़े जितना जरूरी है। यूपीएससी में ये भी देखा जाता है कि आप कितना पढ़ते हैं, ये जानने के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि कितना छोड़ा जाता है, यानी कितना पढ़ना है। इसके साथ साथ यह भी जानना जरूरी होता है कि कितना छोड़ना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होने के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं यूपीएससी में। यूपी पीसीएस का भी सिलेबस अब यूपीएससी के लेवल की हो गया है। मेंस में इतने सारे सब्जेक्ट है, पीटी में है, इतना सारी चीज़ों को कवर कर पाना बहुत बड़ा एक सिलेबस होने के कारण तो हमें उन्हीं चीज़ों को कवर करना होता है जो हमें परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो हम जो डिजाइन लेके इसके आते हैं क्वेश्चन को, वही ज़्यादातर क्वेश्चन को हम बात करने वाले होते हैं जो संभावित हैं क्वेश्चन। उन चीज़ों पर हम लोगों को टाइम नहीं बर्बाद करना है जहाँ पर हमें उलझा दे और जो चीज़ें फायदे के न हो। तो हम शुरुआत जो करते हैं एक जो है कि ऐसी चीज़ों का जो आपके लिए फायदे हो, तो हम उन्हीं चीज़ों को इस समय लेकर के आए हुए हैं। बड़े ही रिसर्च साथ क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो संख्या में तो दिखाई दे पर महत्वपूर्ण हो। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि ये, क्योंकि हमारे कंटेंट पे हमें स्वयं का भरोसा है। मेरे करंट अफेयर की जो बुकें मैंने लिखा वो अच्छे खासे क्वेश्चन को लेके आई, कम ही क्वेश्चन में बहुत सारे रहा। अलग अलग जगहों पर मैंने जो है कि एक अनुभव प्राप्त किया, वो सारी चीज़ें अपने इस चैनल पर लेके आ रहा हूँ। तो आपका ये परिवार द काउंसिल आईएएस जिस नाम के लिए जानी गई है, जैसे रिजल्ट इन्होंने दिया है वो आज भी बरकरार है और हमारी संस्था आज भी जानी मानी है। और इसी से जो है कि कोरोना के बाद हम एक न्यू बैच लेकर के आ रहे हैं 22 नवंबर से। तो उसमें आईएएस और पीसीएस का लक्ष्य रखा गया है, आप उसमें आकर के ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। तो मैं क्वेश्चन को शुरू करूं, फिर मैं कहना आपसे चाहूंगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों को चैनल पर जोड़ें ताकि चैनल का ग्रोथ हो। हमें आपका सहयोग जरूरी होगा और हम आपके लिए बेहतर करते रहेंगे, आप जरूर सफलता अर्जित करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन और देखते हैं करंट अफेयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम लेकर आए हैं। MIQ मैंने इसीलिए नाम दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। अब पहला इसका क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? क्या हुआ है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो कौन शामिल हुआ है, ये बातें पूछी जा रही। हमारे ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। यानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, यानी यही वर्तमान में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। आते हैं इसकी व्याख्या में। देखिए, गंगा उत्सव 2020 के पहले दिन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो। अभी हाल ही में गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें इसके पहले ही दिन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। देखिए,
इसे गिनीज बुक में इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि 1 घंटे में फेसबुक पर हस्तलिखित नोटों की रिकॉर्ड संख्या में फोटो अपलोड किए गए। इस दिन रिकॉर्ड फोटो अपलोड किए गए, इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। गंगा उत्सव जो है, गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाने का कार्यक्रम है। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा इसको मनाया जाता है। और गंगा उत्सव जो है, गंगा को का उत्सव जो है, गंगा नदी को जश्न मनाने के लिए ऐसा होता है। तो वर्तमान सरकार गंगा नदी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही है। तो गंगा उत्सव क्यों मनाया जाता है? तो गंगा नदी की महिमा का जश्न मनाने के लिए गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित सिंधु नदी डॉल्फिन, हाल ही में चर्चित सिंधु नदी डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी डॉल्फिन के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है और देखना कि इसका सही उत्तर क्या है। हमारे कथन है, इसको वैज्ञानिक रूप से प्लेस्टानिस्टा निस्टा गैंगेटिका माइनर कहा जाता है। क्या? प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर कहा जाता है इसको वैज्ञानिक रूप से। अब यह पंजाब राज्य का, यानी पंजाब का राज्य जलीय जानवर है। ये दो हमारे कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो सत्य कथन पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी एक और दो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो देखते हैं व्याख्या। पंजाब सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है। पंजाब जो है सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है, इसलिए यह मुद्दा विमर्श में उठा। देखिए 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया था। पंजाब राज्य का जलीय जानवर आपसे पूछता है तो क्या है? सिंधु नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन है। और पंजाब ने 2019 में इस जो है ना डॉल्फिन को अपने यहां का राज्य जलीय जीव घोषित किया था। सिंधु नदी डॉल्फिन को वैज्ञानिक रूप से प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर कहा जाता है। प्लेटानिस्टा गैंगेटिका माइनर कहा जाता है। यह मीठे पानी की डॉल्फिन है। किसमें? मीठे पानी की डॉल्फिन है जो ब्यास नदी में पाई जाती है। ब्यास नदी में यह पाई जाती है। यह आईसीएन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय रूप में वर्गीकृत है। आईसीएन की जो रेड लिस्ट जारी होती है उसमें यह लुप्त प्राय श्रेणी के रूप में है, यानी लुप्त हो चुकी है, ऐसा उस श्रेणी में रखा गया है। अब तो अभी इसकी जनगणना शुरू करने जा रहा है, उसमें देखेगा कितनी जनसंख्या इनकी बची हुई है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश से देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को वापस लाया गया। आपको याद होना चाहिए कि करंट अफेयर में आर्ट एंड कल्चर से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का एक पार्ट है जहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं पीटी में भी और मेंस में। इसलिए हम अब आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ेंगे तो स्थापत्य कला, मूर्ति कला और जो है कि उसमें कलाओं का जो विधाएं हैं उनमें पढ़ेंगे। तो ये मूर्ति कला में एक जो है अन्नपूर्णा की मूर्ति है, उसके बारे में बात की जा रही है कि यह कहा जा रहा है कि भारत द्वारा किस देश से देवी अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति को वापस लाया गया है। तो एक मूर्ति है जिसको वापस लाया गया। हमारे ऑप्शन है चीन, कनाडा, ईरान और भूटान। तो ये कनाडा है इसका सही उत्तर, यानी हाल ही में भारत द्वारा कनाडा से जो है देवी अन्नपूर्णा की एक मूर्ति को, प्राचीन जो मूर्ति थी, इसको यहां लाया गया है। आपको बता दें कि देवी अन्नपूर्णा जो है, देवी अन्नपूर्णा पार्वती का रूप मानी जाती है। पार्वती शिव की जो पत्नी है उनका रूप यह मानी जाती है। अब अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है उसमें अगर देखेंगे तो एक हाथ में वो कटोरी लिए हुई हैं और दूसरे हाथ में चम्मच ली हुई हैं। तो जो हाथ में कटोरी है उस हाथ में खीर रखी गई है और दूसरे हाथ में कटोरी जो है कि चम्मच है। तो खीर एक हाथ में है कटोरी में और एक हाथ में चम्मच है। तो ये देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति रहेगी। ये देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से जो हम लोग ला रहे हैं, भारत सरकार ला रही है, वो इसके मूल स्थान, इसका मूल स्थान देवी का जो था देवी अन्नपूर्णा का, ये काशी विश्वनाथ का मंदिर में था। तो अब काशी विश्वनाथ के मंदिर में ही इस मूर्ति को ले आकर के वहीं रखा जाएगा, यानी अपने ये मूल स्थान पर पुनः पहुंच रही हैं। तो देखते हैं इनकी व्याख्या। कनाडा इसका सही उत्तर है। देखिए हाल ही में कनाडा से देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को भारत वापस लाया गया। कहां से? कनाडा से। इसके मूल स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। कहां पे स्थापित किया जाएगा? काशी विश्वनाथ में स्थापित किया जाएगा। तो आप
उत्तर प्रदेश अगर स्पेशल पढ़ते हैं तो आप इसमें कह सकते हैं ना कि काशी लाया जा रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर में लाया। और काशी विश्वनाथ किस देवता यानी शिव के हैं, और पार्वती का रूप मानी जाती हैं अन्नपूर्णा देवी जी, तो इसलिए वहां पर स्थापित किया जा रहा है। इससे भी ये बात समझ में आती है। देखिए इस मूर्ति की देश से बाहर तस्करी 1913 के आसपास की गई। 1913 के आसपास इस मूर्ति की तस्करी की गई थी, जिससे यह भारत से बाहर चली गई थी। देवी अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। किसकी देवी है? अन्न की देवी। जैसा कि मैं आपको बताया कि एक हाथ में कटोरी में खीर लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में चम्मच, तो खीर एक अन्न माना जाता है, अन्न। तो वे अन्न की देवी हैं, जिन्हें देवी पार्वती की अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो आप ये याद रखें कि देवी अन्नपूर्णा की जो मूर्ति मिलती है वो एक हाथ में कटोरी और दूसरे हाथ में चम्मच लिए। अब ये जो कटोरी है इसमें खीर डाली होती है, इसलिए ये अन्न की देवी मानी जाती है, अन्न की देवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं कि हाल ही में कौन पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कौन पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया? हमारे ऑप्शन है बिपिन रावत, करमबीर सिंह, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, कृष्ण स्वामीनाथन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कृष्ण स्वामीनाथन ने हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो देखते हैं इनकी व्याख्या पर हम लोग। देखिए वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये 1 जुलाई 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। कब भारतीय नौसेना में अगर पूछा जाता है तो शामिल हुए थे, तो 1 जुलाई 1987 ईस्वी में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। और स्वामीनाथन जो है संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं। किसके? संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते हैं कृष्ण स्वामीनाथन। तो इन्होंने ही हाल ही में पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है। यह है कि हाल ही में किसके द्वारा अंतर्देशीय खारे पानी में जलीय कृषि को बढ़ावा देने पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? पूछा जा रहा है अंतर्देशीय खारे पानी में जलीय कृषि को बढ़ावा देने पर। किस पे? अंतर्देशीय खारे पानी में जलीय कृषि को बढ़ावा देने पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। किसके द्वारा पूछा जा रहा है? हमारे ऑप्शन है मत्स्य पालन विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री या नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर है मत्स्य पालन विभाग, यानी मत्स्य पालन विभाग द्वारा अंतर्देशीय खारे पानी में जलीय कृषि को बढ़ावा देने पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। देखते हैं व्याख्या। देखिए 5 नवंबर 2021 को, कब? 5 नवंबर 2021 को मत्स्य पालन विभाग ने अंतर्देशीय खारे पानी में जलीय कृषि को बढ़ावा देने पर एक वेबिनार का आयोजन किया। तो मत्स्य पालन विभाग आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसके एक हिस्से के तहत यह इस श्रृंखला का 8वां वेबिनार है। आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इसके तहत कई वेबिनारों का आयोजन किया जा रहा है। तो कई वेबिनार जो आयोजित किए जा रहे हैं, उनमें से एक 8वें नंबर का वेबिनार जो है वो है अंतर्देशीय खारे पानी में जलीय कृषि को बढ़ावा देना, जिसका आयोजन मत्स्य पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। देखिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मत्स्य पालन विभाग के सचिव श्री जतिंद्रनाथ स्वयं द्वारा किया गया। तो जो है मत्स्य पालन विभाग के जो सचिव हैं जतिंद्रनाथ स्वयं द्वारा इसका अध्यक्षता किया जा रहा है। तो ये इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये भी पूछा जाता है। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन ये हुए। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाया जा रहा है? किस देश द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाया जा रहा है, यह पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस देश द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाया जा रहा है? ऑप्शन हमारे हैं ब्रिटेन, डेनमार्क, मोरक्को, स्पेन। तो हाल ही में किस द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन हमारे हैं। तो देखते हैं जो है तो बी यानी डेनमार्क द्वारा इसका दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाया जा रहा है। देखिए हाल ही में डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में
दुनिया के पहले उपजा द्वीप के निर्माण की परियोजना को मंजूरी प्रदान की। यानी डेनमार्क सरकार उत्तरी सागर में, उत्तरी जो नॉर्थ सी है उसमें जो है ये बना रहा है, दुनिया का पहला उपजा द्वीप है ये दुनिया का पहला उपजा द्वीप है। यह यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगा। जो यूरोपीय देश हैं उसमें से 3 मिलियन घरों को, कितने 3 मिलियन घरों को, 3 मिलियन घरों के बिजली आवश्यकताओं को ये पूरा करेगा। तो एक लंबा उद्देश्य इसका दिख रहा है। देखिए, अपनी तरह का पहला या विशालकाय द्वीप 18 फुटबॉल पिचों, जो फुटबॉल पिच होते हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए, 18 फुटबॉल पिचों को जोड़ दिया जाए तो उतना ये लंबा होगा। यानी टोटल 1,20,000 वर्ग मीटर जितना लंबा होगा ये, तो ये इसकी लंबाई रहेगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है ये पूछा जा रहा है। तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 की बात चल रही है कि किस स्थान पे। हमारे ऑप्शन है 40वें स्थान पर, 91वें स्थान पर, 53वें स्थान पर और 105वें स्थान पर। तो इस तरह से हमारा ये देख, तो हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो हमारे इसका सही उत्तर है 53वें स्थान पे। यानी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 53वें स्थान पर है। तो देखते हैं, ये 20 का मैंने सूचकांक उठाया हुआ है जो हमें दिखा कि ये इंपॉर्टेंट है आने वाला आरओ परीक्षा के लिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया। देखते हैं इसको। हाल ही में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, किसके द्वारा? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट यानी EIU द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी की गई। किस संस्था द्वारा जारी की गई ये भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा। अब इसमें देखिए 167 देशों में भारत 6.61 अंक के साथ 53वें स्थान पर, जबकि 2019 में 91वें स्थान पर। 2019 में कितने स्थान पर था? तो 91 नंबर पर था, लेकिन 2020 में यह जो बढ़कर के ये 53वें स्थान पर हो गया है। तो ये अब 53वें स्थान पर है। तो 2019 का भी डाटा आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, पिछले का भी डाटा पूछ लिया जाता है। देखिए, अब यहां जो 2019 का अंक था वो 6.9 पर था। इस सूचकांक में नॉर्वे, इस सूचकांक में जो है नॉर्वे 9.81 अंक के साथ शीर्ष पर है। इस सूचकांक में यानी लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? जो है वो नॉर्वे है। जबकि उत्तर कोरिया 1.08 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर। तो सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? नॉर्वे। सबसे अंतिम पायदान पर कौन है? उत्तर कोरिया। और भारत का स्थान उस पे कौन सा है? तो 53वां है। 3 मुद्दे आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें 105वें नंबर पर पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान 105वें स्थान पर है। अब हम यानी भारत 53वें स्थान पर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का सबसे प्रदूषित शहर है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार, ऐसा पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है बुलंदशहर, नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद। तो आपको बता दें गाजियाबाद विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जो शहर है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित शहर है भारत का। लेकिन गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो भारत का तो पहला है, लेकिन विश्व का यह दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो पहला कौन है ये उत्तर उड़ता? तो पहले का जो है कि चीन का होतान शहर, चीन का होतान शहर जो है, चीन का होतान शहर पहले स्थान पर। यानी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में चीन का होतान शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि जो है भारत का गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, वहीं भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर है। अगर इसको उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो आ जाएगा गाजियाबाद। तो ये याद रखिए, 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विश्व में गाजियाबाद कितने स्थान पर है, तो दूसरे नंबर पर, और भारत में पहले स्थान पर। तो उत्तर प्रदेश अगर स्पेशल बनाता है तो उसके भी अगर देखा जाए तो ये पहले स्थान पर होगा। देखते हैं इसके व्याख्या। 16 मार्च 2021 को, कब, 16 मार्च 2021 को, 16 मार्च 2021 को IQ एयर द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई। किस संस्था द्वारा की गई, तो IQ एयर द्वारा इसको रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने हैं तो 106 देशों से पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का डाटा एकत्र किया गया। कितने देशों का, 106 देशों का पार्टिकुलेट मैटर डाटा इकट्ठा किया गया। अब इस रिपोर्ट में चीन का होतान शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। जैसा मैंने बताया, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद विश्व का दूसरा, क्या, विश्व का दूसरा, आप ऐसे देखें, विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व का दूसरा और भारत का पहला सबसे प्रदूषित शहर है। वहीं उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर, अन्य ऑप्शन में जो बुलंदशहर था, फिर नोएडा, कानपुर क्रमशः तीसरे, छठवें और 8वें स्थान पर, यानी बुलंदशहर इस रिपोर्ट में जो है कि तीसरे स्थान पर सबसे प्रदूषित शहर में है, नोएडा जो है 6वें स्थान पर है और कानपुर 8वें स्थान पर है। यानी उत्तर प्रदेश के कई शहर इसमें गंभीर रूप से प्रदूषित शहरों में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, अपतटीय गस्तीपोत वज्र, अपतटीय गस्तीपोत वज्र को भारतीय तटरक्षक बेड़े में कब शामिल किया गया था। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि अपतटीय गस्तीपोत वज्र को भारतीय तटरक्षक बेड़े में कब शामिल किया गया था। डेट भी पूछे जा सकते हैं। दिसंबर 2020 में, मार्च 2021 में, जुलाई 2021 में और अक्टूबर 2021 में। हमारा सही इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी मार्च 2021 में वज्र को भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया था। देखिए 24 मार्च 2021 को, कब, 24 मार्च 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया गया। यह छठा अपतटीय गस्तीपोत है। अपतटीय गस्तीपोत जो है उनमें से वज्र जो है वो 6ठा नंबर पर है। कितने नंबर पर है, तो 6ठा नंबर पर है। ये याद रखिए, जिसे अपतटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए बेड़े में शामिल किया गया। जो अपतटीय क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस वज्र को उसमें शामिल किया गया, जो गस्तीपोत का 8वां ये गस्तीपोत है। देखिए इस जहाज का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने किया है। किसके द्वारा किया गया है, लार्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने किया है। तो जहाज का निर्माण किसने किया है, यह भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमारे कंटेंट में ये भी चीजें शामिल रहेंगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, इसका आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तकों पे भी कई जो है कि क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन जो है कि एक पुस्तकों से भी लेता चल रहा हूं। और एक पुस्तक को जब मैं लूंगा इसमें क्वेश्चन में, तो उसमें 4 पुस्तकों का तैयार होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन जो दिए रहेंगे उनको भी हम लोग इसमें लेंगे। तो देखते हैं द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है। हमारे ऑप्शन है मेगन मार्कल, नीना गुप्ता, चेतन भगत, अमिताभ घोष। तो इसका सही उत्तर है मेगन मार्कल, यानी द बेंच पुस्तक जो लिखी गई उसके लेखक कौन है, मेगन मार्कल। तो देखते हैं सारे पुस्तकों को हम लोग। देखिए मेगन मार्कल ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है द बेंच। नीना गुप्ता ने जो पुस्तक लिखी है सच कहूं तो, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, सच कहूं तो। चेतन भगत ने जो पुस्तक लिखी उनका नाम है इंडिया पॉजिटिव। और अमिताभ घोष ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है गन आइलैंड। यानी ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबकी पुस्तकों का नाम लिखा गया। तो मेगन मार्कल द बेंच, नीना गुप्ता सच कहूं तो, चेतन भगत इंडिया पॉजिटिव और अमिताभ घोष गन आइलैंड पुस्तक को लिखा हुआ है। तो इस तरह हमारा आज का ये क्वेश्चन रहा है। इसी तरह हम आपके साथ बने रहेंगे और प्लीज आप वीडियो को शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। आपके परिचित में जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को दिखाएं और जोड़िए उनको, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि और भी जो लोग अभी जो इस चीज को नहीं जान पाए हैं वो भी इसका फायदा उठाएं और अपने लक्ष्य को सार्थक करें। तो आप
अब हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, तो आप लोग आए जरूर, 22 नवंबर को आप उसको देखें, और जिसके लिए हमारी संस्थान जानी गई है वो आपको मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चीजें लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।